अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर शुजात। आप देखें प्रोग्राम कॉर्पोरेट लाउंज। नाज़रीन, प्रोग्राम कॉर्पोरेट लाउंज में आज हम पाकिस्तान के मसाइल या पाकिस्तान के माशी मसाइल को कम डिस्कस करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे कि इन माशी मसाइल को काबू कैसे किया जा सकता है, बल्कि बिलउमूम पाकिस्तान के मसाइल को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। मैं क्यों ये आपके साथ ये कह रहा हूँ कि आज मसाइल के हल पे बात करेंगे, उसकी वजह यह है कि आज जो शख्सियत मैंने अपने प्रोग्राम में बुलाई है, एक बहुत ही इंस्पिरेशनल शख्सियत है और उन्होंने ये साबित किया है कि चाहे आपके पास किसी भी किस्म के रिसोर्सेज हों, चाहे आपके पास रिसोर्सेज की कमी क्यों ना हो, आप हर किस्म के मसाइल को हल करके उन पे काबू पा के कामयाबी की मनाजिल को तय कर सकते हैं। और उनका जो रिलेशन है, उनका जो लिंक है, वो हमारे प्रोग्राम का जो मेन टॉपिक होता है यानी कि इकॉनमी से है। एक ऐसा नौजवान जो पाकिस्तान के एक रूरल एरिया से उठा और उस रूरल एरिया से उठ के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक जा पहुंचा। ना सिर्फ कैम्ब्रिज बल्कि फ्रांस की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और फिर चाइना की यूनिवर्सिटीज़ में ये नौजवान तहकीक की ज़िम्मेदारी सारे अंजाम दे रहा है। टर्किश गवर्नमेंट इनकी खिदमात को का इतराफ़ करके इनको हाईएस्ट उनका जो सिविलियन अवार्ड है, प्रेसिडेंसी अवार्ड भी दे चुकी है। रिसर्च के लोग जो कि बिलखुसूस हमारे ऐसे नौजवान जो कि तहकीक कर रहे हैं, वो इनके नाम से बखूबी वाकिफ़ हैं, क्योंकि इकनॉमिक्स की और बिलखुसूस एनर्जी इकनॉमिक्स की कोई रिसर्च हो वो इनके नाम के बग़ैर मेरे ख़्याल में नामुकम्मल होती है। नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पिछले दिनों जब इकनॉमिक एडवाइजरी कमेटी की सिलेक्शन की बात हुई और एक इकोनॉमिस्ट को जो थोड़े से कंट्रोवर्शियल हो गए थे तो उनका नाम हटाने की बात हुई, तो जो नाम अल्टरनेट सामने आया था वो इन्हीं का नाम था। मैं अभी नाम आपको बताने नहीं जा रहा क्योंकि थोड़ा सा सस्पेंस रखा हुआ है। मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं ताकि आपका सस्पेंस भी क्रिएट रहे, ये बरकरार रहे और साथ में आप ये बूझ सकें ये कौन नौजवान है, ये कौन सी ऐसी शख्सियत है। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हमारे मेहमान आज मौजूद हैं, इन्होंने शायद, मेरा ख्याल ये है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में जो हाईएस्ट एकेडमिक पोजीशन होती है प्रोफेसर की, क्योंकि मैं ख़ुद इस प्रोफेशन से वाबस्ता हूँ तो मुझे इसका बखूबी इल्म है कि कितना मुश्किल होता है प्रोफेसर लेवल तक पहुँचना। शायद लोगों की ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं और फिर ये फुल प्रोफेसर के लेवल तक पहुँचते हैं। तो इन्होंने 7-7.5 साल में प्रोफेसरशिप हासिल की। तो हमने असल में नाज़रीन आज के प्रोग्राम में ये डिस्कस करना है कि किस तरह से वो कौन सी क्वालिटीज़ थी, वो कौन सा जोश व जज्बा था, वो कौन सी स्ट्रैटेजीज़ थी जिसको सामने रखते हुए ये नौजवान एक सियालकोट के रूरल एरिया से उठा, जिसके हमारे पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले, जहाँ के रहने वाले अल्लामा इकबाल, जिन्होंने ये भी कहा था कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो किस तरह वो वहाँ से एक रूरल एरिया से ये नौजवान उठा और उठ के जाके इसने कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी में वहाँ पे रिसर्च फेलोशिप और यूरोप के स्कूल्स में और चाइना में तहकीक के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। ना सिर्फ सर अंजाम दिए बल्कि ये अभी भी तहकीक वहीं पे कर रहे हैं। प्रोफेसर हैं बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के चाइना में और कॉमस्टेड यूनिवर्सिटी के भी ये प्रोफेसर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब। वेलकम करता हूँ आपको शो में। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके नाइस इंटरव्यू का। डॉक्टर साहब, आपको प्रोफेसर साहब भी कह सकते हैं, डॉक्टर साहब भी कह सकते हैं। सबसे पहले बात ये कि हमारे प्रोग्राम अक्सर यंग लोग देखते हैं और मेरा ख्याल ये है कि आपसे ज़्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी शायद कम ही लोगों की होगी, क्योंकि आपने वो एरिया जो कि 63 या 67% पाकिस्तान का कहा जाता है जी रूरल एरिया, और वहाँ के बारे में ये कहा जाता है कोई वसाइल नहीं है वहाँ पर, एजुकेशन सिस्टम पे सवाल उठाए जाते हैं, वहाँ के लोगों के रवैयों के बारे में सवाल उठाए जाते हैं। तो रूरल एरिया से आप उठे, वहीं पे आपने पढ़ा और फिर आप करते करते दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर पहुँच गए। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो सफ़र है रूरल एरिया से उठ के जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ तक पहुँचने का, ये किस तरह आपने सर अंजाम दिया? डॉक्टर साहब, ज़िंदगी की जो डेफिनेशन है वो डिपेंड करती है आपके ऊपर। आप अगर ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो फिर डेफिनेट सी बात है कि आपकी आंख जो है ज़िंदगी में से वो खूबसूरती तलाश करती है। अब अगर आप ज़िंदगी में से नेगेटिविटी तलाश करें तो आपको वो भी मिल जाती है। मैं जब बीएड कर रहा था तो हमारी एक टीचर थी हमीदा कुरैशी साहिबा, गुजरांवाला गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ गुजरांवाला में पढ़ाती थी।
तो वो हमें बीएड में इस्लामिक स्टडीज़ का सब्जेक्ट पढ़ाती थी। तो कुदरती सी बात है, पता नहीं क्या वजह थी कि मेरे साथ उनकी बड़ी मोहब्बत थी। तो जब लेक्चर वगैरह ख़त्म होना तो मैंने उनके पास बैठ जाना, तो वो फिर उन्होंने मेरे साथ अपनी स्टोरी जो है वो उन्होंने शेयर करनी। तो उन्होंने एक बात मेरे पल्ले बांधी थी। वो कहती कि मेरे अब्बा जी कहा करते थे कि जब हम सुबह घर से निकलते हैं ना, तो जिस माइंडसेट से हम घर से बाहर निकलते हैं, तो फिर ज़िंदगी में मतलब कि पूरा दिन जो है आपके साथ उसी तरह के वाक़यात जो पेश आते हैं। अगर आप पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव वाक़यात होंगे। हाँ जी, उन्होंने कहा कि अगर आप पॉजिटिव होंगे तो फिर आप पूरा दिन जो पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ होंगी, और अगर आप नेगेटिव होंगे तो फिर सारा दिन नेगेटिव चीज़ें मतलब कि आपके साथ होंगी। तो मैंने उनकी इस बात से ये सबक सीखा कि सोचना हमें दोनों तरीक़ों से है, मतलब कि हमें पॉजिटिव भी सोचना है और हमें नेगेटिव भी सोचना है। सोचना हमें बहुत है, तो फिर क्यों ना सिर्फ पॉजिटिव ही सोचा जाए। तो नेगेटिविटी की जो है ना उसको नज़दीक आने ही ना दो, क्योंकि आप जब नेगेटिव सोचेंगे तो आप अपने अंदर की एनर्जी जो है वो नेगेटिविटी में ज़ाया करेंगे। तो एनर्जी तो बहुत कम है, वैसे ही हमारे पास एनर्जी का बहरान है। अगर हम उस तरह इकॉनमी लेवल पे, हाँ जी क्राइसिस है, तो हम क्यों ना वो जो सारी की सारी एनर्जी जो है उसको पॉजिटिविटी में लेके मुस्बत सोच एक बड़ी रीज़न थी। अच्छा, हाँ जी, मैं समझता हूँ कि कामयाब आदमी के लिए, कामयाब प्रोफेसर के लिए और एक कामयाब रिसर्चर के लिए मुस्बत होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने जब मैंने आपका प्रोफाइल पढ़ा है कि आपने इंटर और फिर जो ग्रेजुएशन थी, मास्टर थी, एज एक्सटर्नल कैंडिडेट, प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे किया, और फिर आप अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर में आए, वहाँ से आपने MBS किया, फिर आप दोबारा लाहौर गए, वहाँ से आपने MPhil और PhD किया। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो असल एजुकेशन होती है, कोर एजुकेशन जो 16 साल हैं, ये वैसे आमतौर पे कहा जाता है कि ये हमारी रेगुलर एजुकेशन है और यही रिप्रेजेंट करती है पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को। तो किस तरह से 16 साल की एजुकेशन को आप एज एक्सटर्नल कैंडिडेट आपने किया और फिर आप एकदम जब आए MPhil लेवल पे, तो क्या ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता है एक ऐसे स्टूडेंट का, एक ऐसे तालिब इल्म का जो कि एकदम एज एक्सटर्नल सेटअप से एक यूनिवर्सिटी के सेटअप में आता है? हाँ जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बल्कि मैं मैट्रिकुलेशन के बाद जब थोड़ा सा वालिदैन के साथ मेरा वो मतलब कि कोलेब्रेशन उसको कह सकते हैं, अब नहीं बन सका, क्योंकि वालिद साहब जो थे वो ये, चूँकि हम 7 बहन भाई हैं, 5 भाई 2 बहनें हैं, वालिद साहब जो कि ज़िम्मेदार थे, तो वो ये समझते थे कि जो बेटा जो थोड़ा बड़ा हो गया था, अब इसको चाहिए कि मेरे साथ खेती बाड़ी जो है उसमें मेरा हाथ बटाए। अब मैं चूँकि अब FSC में था तो टोटली चीज़ें चेंज होगी फ्राम उर्दू टू इंग्लिश मीडियम। अब मुझे ये था जी कि अब्बा जी या तो अब FSC हो सकती है या फिर आपके साथ काम कर सकता हूँ। तो ये मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत गलती है, क्योंकि वो आपसे मैंने कहा कि मैं नेगेटिविटी जो है उसको अपने इर्द गिर्द जो मैं बिल्कुल उसको छूने नहीं दूँगा। ये बात मैं आपको बताऊँगा, ये खूबसूरत गलती इसको क्यों कह रहा हूँ मैं। तो वो फिर मैंने कोशिश की कि चलो कॉलेज को भी कंटिन्यू करूँ, साथ वाले साहब के साथ उनका भी हाथ बटाऊँ, लेकिन कुछ चीज़ें टाइम मैनेजमेंट मुझसे ना हो सकी, तो मुझे अनफॉर्चुनेटली मुझे फिर एजुकेशन छोड़नी पड़ी, क्योंकि मेरे घर के कुछ हालात इस तरह के थे जो ये सडनली चाह रहे थे कि मैं को फाइनेंशियली घर के अंदर कंट्रीब्यूट करूँ। तो मैंने डॉक्टर साहब फिर सोचा कि मुझे कोई काम करना चाहिए। तो मुझे किसी दोस्त ने मशवरा दिया कि अगर तुम चाहते हो कोई शॉर्ट टर्म में कुछ 4 पैसे कमा के वाले साहब की उनका हाथ बटा सको, तो फिर डेंटिंग पेंटिंग का काम जो है ना ये बड़ा बेहतर है। तो मैं डॉक्टर साहब गुजरांवाला यासिन वेल्डिंग सेंटर में काम के लिए चला गया। तो उनको मैंने बताया जी मैंने मैट्रिक किया, मैट्रिक मेरे इतने नंबर हैं, तो मुझे कुछ जॉब या मुझे काम दिया जाए। तो उन्होंने कहा जी आपके जितने भी नंबर हैं उनको आप जेब में डाल लें, क्योंकि यहाँ नंबर तो हमें किसी काम, यहाँ पे तो काम चलता है। तो हम ऐसा करेंगे, हमको 250 रुपये आपको पर वीक दिया करेंगे, उसी में से आपने किराया लगाना है, बाकी खाना जो दोपहर का हम आपको दिया करेंगे। तो मैंने कहा जी मैंने तो मैट्रिक में स्कूल अपना टॉप किया था भट्टी बंगों, तो मैं कैसे मतलब कि इतनी कम वेज के ऊपर काम करूँ। तो मैं डॉक्टर साहब गुजरांवाला डस्का शिफ्ट हो गया। वहाँ एक और इसी तरह को डेंटिंग पेंटिंग की शॉप थी, वहाँ काम करने में गया। तो उन्होंने थोड़े पैसे बढ़ा दिए मेरे। तो मैंने कहा ठीक है, महीने में 4 हफ्ते होते हैं, चारों को इकट्ठा करो, 500-500 रुपया, तो 2000 बन जाएगा। जो को 500 मैं खर्च कर लूँगा, 1500 रुपया मैं अपने अब्बा जी को जो है ना वो या घर में कंट्रीब्यूट कर दूँगा। वहाँ से डॉक्टर साहब चीज़ें जो है ना वो शुरू हुई कि मतलब कि ज़िंदगी का बेसिक मकसद क्या है इंसान को पैदा करने का। तो वो जो गुरुजी थे, जो मेरे गुरुजी बनने थे, उनसे मेरी बात हुई। तो वो उन्होंने कहीं अपना जो छोटा था उसको आवाज़ दी कि छोटे ज़रा मुझे पाना दे दें। वो छोटा जनाबे वाला वो टोटे के नीचे से निकला, और आपको पता है वो टोटे सारे डीजल पे चलते थे, एक वक्त था पाकिस्तान में, अभी भी हर कुछ शहर में टोटे जो हैं। तो मैं अब छोटे को देख रहा हूँ कि छोटा जो है वो किस तरफ से बात कर रहा है, वो टोटली आई मीन ही वॉज ब्लैक। तो अल्लाह ताला की तरफ से मेरे दिल में एक आवाज़ पैदा हुई कि शहबाज तुम इस काम के लिए पैदा ही नहीं हुए।
मैं डॉक्टर साहब फिर घर वापस आया, वाले साहब से माफ़ी मांगी, मैंने उनके पाँव पड़ा के गलती हो गई है, अब एक दफ़ा अल्लाह नबी के वास्ते मुझे माफ़ कर दें, अब जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा। दोबारा आपने तालीम का सिलसिला शुरू हाँ, वो फिर वाला साहब जो हैं वो उनके साथ फिर डॉक्टर साहब मैंने किया क्या कि मुझे एक अच्छा जो मतलब कि आइडिया मेरे जहन में आया। वाला साहब ने कहा जी 12 घंटे जो है 24 घंटों में मेरे हैं, अब वो तूने डिसाइड करना है कि तूने सुबह 2 से लेके दोपहर 2 बजे तक मुझे टाइम देना है, या तूने सुबह 6 से लेकर शाम 6 बजे तक टाइम देना है, ये 12 घंटे मेरे हैं। मैंने वाला साहब कहा ठीक है, आप फिर 12 घंटों से 1 मिनट भी मुझसे ऊपर नहीं पूछा करेंगे। वो फिर हमने बाप बेटे ने एक इक्वेशन बनाई। अच्छा, अब ये था कि सुबह फिर मैं उठता था 2 बजे, तो 2 बजे से लेके मतलब कि दोपहर 2 बजे तक वाले साहब के साथ मैं काम करता था। सुबह 2 बजे? हमारे नौजवान तो सुबह 2 बजे सोते हैं आजकल के। हाँ जी बिल्कुल, जी नौजवानों को जागने की ज़रूरत है, और ये बड़ा पाकिस्तान बड़ा उस मोड़ पे पहुंचा है जहाँ से हम नौजवानों के कंट्रीब्यूशन की मतलब कि वो राह देख रहे हैं कि अब हमारा नौजवान जो है ये पाकिस्तानी इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करेगा। बिल्कुल। तो मेरा तो ख्याल आप जो है वो 2 बजे आप उठते? हाँ, मैं डॉक्टर साहब 2 बजे उठता था और दोपहर 2 बजे तक वाले साहब के साथ काम करता था। फिर मैं घर आता था नहा धो के अपना, तो फिर मैं अपनी अम्मा जी से कहा करता था कि आप ऐसा करें कि बाहर से कुंडी लगा दें, अगर कोई मुझसे कोई बंदा मिलने भी आए तो आपने ये कहना कि शहबाज घर नहीं है कोई भी। अब तो खैर आजकल तो लिविंग स्टैंडर्ड या स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया, वरना आप देहात में चले जाएँ तो वहाँ पे मतलब कि एक कोठरी होती है, उसके पीछे एक कमरा होता है जिसको हम पिछला कमरा कहते हैं। तो मैं बेसिकली पिछला कमरा जो था तो वो यूज़ करता था। और मेरे दादा अबू ने एक छोटी सी वो जो दिया होता है वो बनाया था, एक अंगीठी थी, उसके ऊपर एक दिया होता था, वो आज भी मेरे पास है, क्योंकि उस दिए में रह के मैंने मतलब कि वो दिया मेरा बड़ा अच्छा साथी है। मेरी माँ जी का एक पुराना मेज़ था, उनको जहेज़ में एक ही मेज़ मिला था, एक कुर्सी थी, वो कुर्सी टूट गई, मेरी बड़ी अच्छी साथी थी वो। 7 साल मैंने उस दिए के साथ उस मेज़ के ऊपर किताबें रख के कुर्सी पे बैठ के मैंने 7 साल पे यही प्रैक्टिस की कि वाला साहब के साथ मैं 2 बजे सुबह उठता था, 2 बजे तक काम करता था, घर आता था नहा धो के, फिर अम्मा जी को कहता था कुंडी लगा दें, तो राज मैं 10 बजे बाहर निकलता था। अच्छा सर, एक ब्रेक लेनी है, बड़ी फैसिनेटिंग आपकी नाज़रीन बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और देखना ये है कि शहबाज साहब हम ये बताएंगे कि किस तरह से ये आगे चले, और अभी तक उन्होंने अपना बताया सफ़र जो कि मेरे ख्याल में मास्टर तक था, कि किस तरह ये PhD लेवल पे और फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुंचे। बड़ी फैसिनेटिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। हमारे साथ रहिएगा, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कॉर्पोरेट लाउंज स्पेशल समझे के रखा है, क्योंकि मसाइल और इकनॉमिक मसाइल पे आज डिस्कशन नहीं हो रही, बल्कि मसाइल का हल और आम आदमी किस तरह से मसाइल को काबू करके सक्सेस की, कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ सकता है, आज बात हो रही है। हम उस पर बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शहबाज। आप बता रहे थे कि जी आप का वो जाना हुआ और फिर आपने कुछ आगे जो एकेडमी का सिलसिला था वो आपने शुरू किया। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुजा। वो मैं फिर जब शाम को घर वापस आया तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक एकेडमी ओपन करता हूँ। फिर मैंने अब्बा जी से बारगेन किया कि अगर आप मुझे 12 घंटों में से कुछ टाइम मुझे वापस कर दें तो मैं मंथली जो है आपको इतना घर में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो अब्बा जी ने मुझे ऐसा किया कि 12 घंटों में से उन्होंने कहा जी 4 घंटे तुम्हारे हैं, लेकिन 8 घंटे अभी तक मेरे हैं, मतलब कि अभी भी मुझे मज़ीद सुबह 2 बजे उठना था। लेकिन फिर मैंने वो गांव में एकेडमी खोली, फिर वो 1 बच्चा बैठा, 2 बच्चे, फिर एक वक्त ऐसा भी हो कि जब मेरे पास एकेडमी में 100 बच्चा था गाँव का। वो जब ये 2 साल का सिलसिला हुआ तो मैंने नोट किया कि मैं तो अपने गाँव में हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन हूँ। अब आपको पता है कि आपके पास जब किसी के बच्चे या बच्चियां पढ़ने आते हैं, हमारे मुआशरे में माशाल्लाह देहात लेवल पे तो उस्ताद की बहुत इज्जत, और वो फिर गाँव के अंदर चूँकि चंद लोग होते हैं और हर बंदे के बारे में बड़े अच्छे तरीके से उनको पता होता है। तो मैंने डॉक्टर साहब ये सिलसिला मास्टर तक रखा। जब फिर मेरा मास्टर हुआ तो उसके बाद फिर मैंने वो दिया, वो वालदा साहबा के जहेज़ का मेज़ और फिर कुर्सी जो थी उसका फिर मैंने साथ छोड़ा। उसके बाद मेरे एक टीचर मोहतरम थे डॉक्टर नजीब नासिर साहब, उनकी ख्वाहिश थी कि उनका कोई स्टूडेंट जो है वो PhD करे। तो फिर मैंने खैर उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। जब मैंने टेस्ट की तैयारी की तो उन्होंने फिर मुझे बताया अप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में। जब डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे आया तो चीज़ें बिल्कुल चेंज थी मेरे लिए, क्योंकि मैं बंदा था वही घर में बैठ के पढ़ने वाला। तो साल बाद मतलब कि मैं एग्ज़ाम में पेयर हो जाता था, एग्ज़ाम मेरा पास हो जाता था। उसमें थोड़ा सा ये रहा कि मैं मतलब कि उस तरह से स्टूडेंट, ज़ाहिर सी बात है जो पब्लिक यूनिवर्सिटी में होते हैं उनके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं शायद हो सकता है वो कमी रह गई। लेकिन मेरे जो सारे एग्ज़ाम लाइक मेरा FA एज ए प्राइवेट कैंडिडेट विद 2nd डिवीज़न, मेरा BA एज ए प्राइवेट कैंडिडेट विद 2nd डिवीज़न, मेरा B.Ed एज ए प्राइवेट कैंडिडेट विद 2nd डिवीज़न, मेरा मास्टर इन इकनॉमिक्स एज ए प्राइवेट कैंडिडेट विद 2nd डिवीज़न। तो जब आप अप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च सेंटर में आए, क्योंकि एक बड़ा रिनाउंड इदारा है,
मेरे ख्याल में 2 ही, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स और AERC, ये 2 ऐसे इदारे हैं जो कि पाकिस्तान में माशी पॉलिसियों पे बड़ी अच्छी रिसर्च होती है, पढ़ाते भी हैं और बड़े कॉम्पिटेंट लोग वहाँ पे मौजूद हैं और वहाँ पे पढ़ने के लिए भी बड़े कॉम्पिटेंट लोग आते हैं। तो आप जब वहाँ से ऑल टुगेदर एक रूरल एरिया से यहाँ पे आए तो डेफिनेटली आपको तो बड़ी यहाँ पे मुश्किल पेश आई होगी। किस तरह से आपने कोप अप किया इसको? हाँ जी, मुश्किल तो सबसे पहले जब घर से निकला उसी वक्त पेश आई थी कि वो आपको जैसे मैं बता चुका हूँ कि मेरे उन दिनों में फाइनेंशियली हालात जो इतने अच्छे नहीं थे, तो वो सोचता था कि अब यहाँ घर से मूव कैसे करूँ। वालिद साहब ने कहा कि बेटा बेहतर ये है कि कोई जॉब शॉब ढूंढो या हम अपना ही काम करते हैं। वालदा जो थी वो कह रही थी कि नहीं, तुम्हें अगर पढ़ना है तो पढ़ो। तो वालदा साहब से मैंने पूछा कि अगर मुझे पढ़ना है तो फिर मुझे ये फाइनेंसेस जो हैं ये मुझे कहाँ से मिलेंगे। तो मेरी वालदा साहबा ने, और तो उनके पास था नहीं कुछ, तो उन्होंने मुझे अपनी बालियाँ उतार के दे दी थी कि मेरा बेटा यही मेरे पास कुछ है, इन्हीं को बेच लो, तो इन्हीं के सहारे तुम आगे जो कंटिन्यू कर सकते हो, बाकी मेरी दुआएं जो हैं वो तेरे साथ हैं। तो वो डॉक्टर साहब बस वो तो थोड़ा साजो सामान था जो लेके मैं कराची आया। यहाँ पे जब आया तो यहाँ चीज़ें बिल्कुल चेंज हो गई मेरे लिए, क्योंकि मैं एनुअल सिस्टम का बंदा था जो घर में बैठ के पढ़ने वाला, ठीक है जी। और उसकी आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का भी अंदाज़ा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो जितना ग्रेड आपका हाई होगा तो उतना ज़्यादा आप मतलब कि कहते हैं लो जी बंदा बड़ा वो इंटेलिजेंट है। अब मेरी इंटेलिजेंस का भी अंदाज़ा लगा लें आप। तो मैं जब यहाँ पे आया, यहाँ पे क्वार्टर सिस्टम था, ज़िंदगी बड़ी तेज़ थी कराची की। अब मुझे पता नहीं कुछ 6-6 7-7 चीज़ों के साथ जो था मुझे वो काउंटर करना पड़ रहा था अपने आप को, मतलब कि इस सोसाइटी के अंदर या कराची से शहर के अंदर अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। मैं जब यहाँ पे आया तो मैं इनकी वेटिंग लिस्ट में था, तो मुझे यही बड़ी खुशी थी कि मेरा नाम आ गया वेटिंग लिस्ट में। अब मुझे नहीं पता था कि जब वहाँ पहुँचूँगा तो बहुत सारे मसाइल जो हैं वो मतलब कि वो मुँह खोल के बैठे हैं मेरे लिए। अभी मैं 2 दिन मुझे मैं आया तो उन्होंने कहा जी अभी आपका जो वो मिड टर्म है वो आपका है। मैंने कहा मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है कोई भी। तो जब आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, क्योंकि क्वार्टर शुरू हुए तो 2 हफ्ते हो चुके हैं। अब AERC में जो स्टडी की स्पीड है और ज़ाहिर सी बात होनी भी चाहिए, मतलब कि एक लेक्चर में 20-40 पेजेस का चैप्टर जो था वो आपका ख़त्म हो जाता था। अब ज़ाहिर सी बात है कि उन्होंने अपना एक वो जो कोर्स डेवलप किया, डिज़ाइन किया, उसको उन्होंने मतलब कि वो ख़त्म भी करना है। और हर टीचर जो है, चूँकि इस क्वार्टर के अंदर इसी क्वार्टर सिस्टम के अंदर रहते हुए आपको कोर्स वर्क से आपको वो थीसिस वर्क की तरफ भी जाना है, रिसर्च की तरफ भी जाना है। तो टीचर्स की कोशिश होती है कि जो जितना मैक्सिमम हो हम मतलब कि इनको पढ़ा सकें, कि यही लास्ट स्टेज है उस वक्त जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी। चलें जी, खैर मैंने वो कोशिश की अपने आप को सस्टेन करने की। कुछ सब्जेक्ट्स थे जैसे इकोनोमेट्रिक्स जिसमें मेरा मैथमेटिक्स को थोड़ा अच्छा था, उसमें किसी में मेरा 20+ सब्जेक्ट वो ग्रेडिंग मेरी आ गई, CGPA जिसे कहते हैं। कहीं कभी मेरा कोई A- आ गया। C+ भी थे जो आज तक मेरे CV में है। लोगों का ग्रेड कम हो तो लोग बड़े परेशान होते हैं। मैं कहता हूँ समटाइम वही जो कम ग्रेड होता है वही आपको ऊपर ले आता है। तो आपने कम्पीट किया अपने जो लोग थे। मैं असल में ये जो कि मैंने आपकी वो CV भी देखी, खैर वैसे भी जो बातचीत हुई और बाकी चीज़ें, आप आए और आपने 2-2.5 साल में जो नंबर ऑफ़ रिसर्च पेपर्स थे, तहकीकी जो मकाले होते हैं, वो आपने इतने कर लिए। मेरे ख्याल में कोई शायद 2-2.5 साल में आपने 68 या 70 के करीब, जो कि शायद बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ टाइम पीरियड में किए थे। हाँ, वो इस तरह से हुआ कि मेरे एक जो अच्छी मैंने अखबार में कहीं पढ़ा था, मुझे उन साहब का नाम याद नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि स्टूडेंट जो है उसको अपने उस्ताद को चैलेंज करना चाहिए। जब तक स्टूडेंट अपने उस्ताद को चैलेंज नहीं करेगा, अगेन वो डिपेंड करता है कि वो चैलेंज आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो चूँकि आप जब स्टूडेंट जब चैलेंज करेगा उस्ताद को, तो फिर स्टूडेंट जो है उस्ताद से कुछ ज़्यादा करने की कोशिश करेगा। अब मेरे जो उस्ताद मोहतरम हैं प्रोफेसर मोहम्मद नसीरुद्दीन भट्ट, वो उस वक़्त के अपने टाइम के बड़े अच्छे रिसर्चर्स में उनका शुमार होता था। तो इतना आसान नहीं था उनके साथ काम करना, बड़ा मुश्किल था। बल्कि आप भी उनके स्टूडेंट रह चुके हैं, आपको भी पता कितना ईजी था उनके साथ चलना। तो जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली तो मेरे उस्ताद मोहतरम ने मतलब कि उनकी एक बड़ी अच्छी आदत है, जब भी कभी उनका स्टूडेंट जो है मतलब कि ग्रेजुएट होता था तो उनके साथ डिनर करते थे। तो उस डिनर के ऊपर फिर वो कोई कमियाँ कोताहियाँ एज अ टीचर मतलब को अपने आप को इंसान के तौर पे वो रियलाइज़ करते थे कि कहाँ इस स्टूडेंट के साथ जो है ना कुछ कमियाँ रह गई हैं। तो हम खाना खा रहे तो मुझे कहते हैं शहबाज यार एक जो बात रह गई ना, ये पहली दफ़ा उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था शहबाज यार, कि एक ना वो बड़ी मुझे कमी रह गई, थोड़ी सी मुझे दुख होता है इस चीज़ का कि मैंने तेरे ऊपर उतनी मेहनत नहीं की जितनी मुझे मेहनत करनी चाहिए थी। तो मैंने कहा सर क्यों नहीं मेहनत किया आपने, आप मेहनत कर देते शायद बच्चा कुछ और बन जाता।
वो कहते हैं मुझे मेहनत करने की ज़रूरत इसलिए पेश नहीं आई कि मैंने लेट्स से मैं इसको एक्सप्लेन ऐसे करता हूँ कि अगर 25% काम मैंने तुझे बताया है ना, वो 75% तूने खुद ही कर लिया है अपनी मिल के हार्ड वर्क से। उन्होंने जो एक अच्छा काम किया मेरी एजुकेशन लाइफ के अंदर वो ये कि उन्होंने AERC की जो लाइब्रेरी थी वो मुझे फिंगर टिप्स के ऊपर उन्होंने याद करवा दी थी। तो रिसर्च के अंदर आप जब रहते हैं आपको भी पता है कि जो रेलिवेंट लिटरेचर होता है उसकी सर्च होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमारा स्टूडेंट जो आज का रिसर्च का स्टूडेंट जो है उसको तो आधा टाइम यही समझ नहीं आती कि वो सही चीज़ें कहाँ पड़ी हुई हैं और कहाँ से वो चीज़ें उसने लिटरेचर पढ़ना क्या है, किस तरह से वो आगे जाएगा। बिल्कुल 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 ये जो चीज़ थी मेरे उस्ताद ने वो मुझे फिंगर टिप्स के ऊपर याद करवा दी थी। उसका फ़ायदा फिर मुझे ये हुआ कि मेरे उस्ताद मोहतरम ने जो 35 सालों में मतलब कि वो 67 आर्टिकल्स लिखे थे, वो ड्यू टू हार्ड वर्क एंड ट्रेनिंग ऑफ माई टीचर मैंने उनका रिकॉर्ड जो था 2 साल 6 माह में ब्रेक कर दिया था। अच्छा, जो उन्होंने 35 ईयर्स में जो रिसर्च पब्लिकेशंस की थी, जो पेपर्स पब्लिश किए थे, तहकीकी मकाले, बिल्कुल बिल्कुल, वो आपने 67 जो थे वो 2 साल 2-2.5 साल में आपने वो कर दी। अच्छा, ये तो आपने कर दी, पर आगे जब मैं आप देखता हूँ जो तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 300-400 के करीब आपने रिसर्च पेपर्स लिखे हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, लेकिन जो आपका ज़्यादा मौजू रहा है वो एनर्जी इकनॉमिक्स था। और एनर्जी इकनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो शायद मेरे ख्याल में आपका नाम लिए बगैर वो इनकम्प्लीट होगी। तो मैं आपसे जो बिलखुसूस सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान भी एनर्जी क्राइसिस में है, तो कभी आपकी खिदमात ली हैं कि जी एनर्जी क्राइसिस के हवाले से एनर्जी में आपका बड़ा काम है, आप हमें भी कोई पॉलिसी मेकिंग करके दें? हाँ जी, उसमें मतलब इस तरह का मेरे साथ अभी तक तो कोई कांटेक्ट नहीं हुआ कोई भी, लेकिन एक मैंने पेपर 2012 में GC यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमारे को डॉक्टर हमजा साहब थे, हम स्टेट बैंक के, मुझे एग्जैक्ट उनकी पोजीशन याद नहीं है, तो उस वक्त मैंने एक पेपर पब्लिश किया था फाइनेंशियल डेवलपमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। तो उसमें मैंने रिकमेंडेशन दी थी कि हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है दे आर बिज़ी, कि आपको ये कॉल करते हैं जी मैं फ़लाँ बात कर रहा हूँ या बात कर रही हूँ, तो आप ऐसा आप लोन लेना चाहते हैं, हम गाड़ी के लिए आपको लोन दे देते हैं, हम आपको अपने घर में कोई रेफ्रिजरेटर लेना है उसके लिए लोन दे देते हैं, या अपने को मोबाइल लेना है तो लोन दे देते हैं। मैंने इनसे रिकमेंड किया था इनको, आप ऐसा करें कि इस जो फाइनेंशियल सेक्टर है इसको आप अपॉर्चुनिटी दें कि ये एनर्जी सेक्टर के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करे, कि हमारे यहाँ पोटेंशियल है। तो फिर मेरे ख्याल में 2015 में एग्जैक्टली मुझे अगर याद है 2015 मार्च में मुझे एक्सप्रेस के अंदर पढ़ने का ये इत्तेफाक हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने HBL के साथ कुछ इस तरह का मुआहदा किया था कि उन्होंने HBL को इनवाइट किया था कि आप मतलब कि एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें। अब मैं दावे से ये नहीं कह सकता कि शायद मेरी उन्होंने रिसर्च पढ़ी थी या मतलब कि वो वैसे मतलब कि उन्होंने सोचा कि जो बैंकिंग सेक्टर जिसको इन्वॉल्व किया जाए। उसके बाद जो रिसर्च मैंने की है पाकिस्तान में, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे किसी ने कुछ इस तरह की मतलब कि कोई वो किया है, लेकिन बाहर से मुझे कॉल ज़रूर मसूल होती रही हैं और मैं एडवाइजरी भी की है मैंने, ठीक है जी। और उसके बाद एक अभी भी चीज़ें मेरी चल रही, जैसे मैं को टर्किश गवर्नमेंट का बता रहा था कि लास्ट टाइम मैं जुलाई में था, तो उस वक्त मैंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सेमिनार दिया था, इनके जो पॉलिटिशियंस हैं एंड ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, उसमें कुछ चीज़ें मैंने रिकमेंड की थी और उसका रिजल्ट ये हुआ है कि अब मतलब कि अब मुझे कॉल मसूल हो रही हैं एंड दे आर आस्किंग मी फॉर माई एडवाइजरी सर्विसेज टर्किश गवर्नमेंट जो है। अच्छा, हमें एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद शहबाज साहब से इनकी जो कामयाबियों का सफ़र है उस हवाले से भी, और फिर हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो एनर्जी क्राइसिस है बिलखुसूस उनको किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं। लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक ऑफ द ब्रेक। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे जो ब्रेक से पहले ये सवाल कर रहा था कि इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में बिलखुसूस पाकिस्तानियों का जाके, हालांकि बहुत सक्सेसफुली बहुत सारे पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम यहाँ से जाते हैं तो हमें बड़े डिफरेंट चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। एक तो स्टीरियोटाइपिंग है हमारे पास, हमारे ऊपर एक लेबल लगा हुआ है टेररिज्म का। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी होता है जी कि ये जो नेशन है ये बहुत कॉम्पिटेंट नेशन नहीं है। तो आपने किस तरह से ये जो सारी चीज़ें थी इसको कोप अप किस तरह से किया और क्या आपकी स्ट्रैटेजी थी इनको डील करने की? हाँ जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आप जब पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं लोग आपको इसी तरह शक की नज़रों से देखते हैं, और स्पेशली जब आपको पता हो कि आपके इर्द गिर्द लोग जो हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो मतलब MIT से हैं, हार्वर्ड से हैं, या वो ऑक्सफोर्ड से हैं, या यूरोप की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पढ़े और आप उनके दरमियान बैठ रहे हैं और आपकी इंटायर एजुकेशन जो पाकिस्तान से है, तो यू फील स्ट्रेस। बट दूसरी तरफ बात यह है कि मेरे रब की ज़ात ये कहती है कि सख्त मेहनत करने वाला बंदा जो है मैं उसका दोस्त हूँ।
तो इस बात ने मुझे बड़ा इस चीज़ ने मुझे वो इनकर्ज किया कि जिसका अल्लाह दोस्त होता है उसको किसी किस्म की परेशानी नहीं होती। तो मैंने डॉक्टर साहब फिर ये स्ट्रेटजी बनाई कि सख्त मेहनत करो, बाकी अल्लाह के ऊपर छोड़ दो। और वहाँ मैंने 3 साल काम किया, और पहले 2 साल में जब मैंने काम किया तो उन गोरों ने, मतलब कि वो फ्रेंच जो मेरे डीन थे, उन्होंने मुझे खुद कहना शुरू कर दिया था कि भाई अब तुम थोड़ा सा रिलैक्स करो। मतलब ये था कि जो वो काम वो 3 सालों में मुझसे वो तवक्को कर रहे थे, वो तकरीबन मैंने पौने 2 साल में काम ख़त्म कर दिया था। तो वहाँ जो कि फ्रांस में एक और भी बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है कि वो आपका जब टारगेट पूरा हो जाए तो आपको कहते हैं आप ऐसा करें कि आप फिर कहीं घूम फिर लें, या आप छुट्टियों के ऊपर आप हैं, ठीक है जी। मैंने उस टाइम को भी अपना, चूँकि मेरी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन वो कैम्ब्रिज थी, कि मुझे ये पता था कैम्ब्रिज जो है मुझे उस वक्त तक एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक मैं कैम्ब्रिज के लोगों की क्वालिटी के मुताबिक काम नहीं करूँगा। तो डॉक्टर साहब मेरे पास जो टाइम बच गया था मेरे स्कूल के ऑब्जेक्टिव टारगेट्स के बाद, वो फिर मैंने टाइम जो है वो अपना जो मेरा ऑब्जेक्टिव था मैंने उसको अचीव करने के लिए यूटिलाइज़ किया। फिर जब मैं मुतमिन हो गया कि अब शायद मैं अपना CV जो है वो सेंड कर सकता हूँ कैम्ब्रिज में, एंड आई डू होप कि आई विल हैव अ पॉजिटिव रिस्पांस फ्रॉम कैम्ब्रिज साइड। डॉक्टर साहब मैंने CV सेंड किया उनको डिपार्टमेंट ऑफ लैंड इकोनॉमी में, ठीक है। ये डिपार्टमेंट जो एनर्जी एफिशिएंसी और इन्वायरमेंट के ऊपर काम करता है। उसके अंदर फिर उनका एक अदारा है, उसको साइनर्जी बोलते हैं, ठीक है जी। एनर्जी भी उसको बोलते हैं, साइनर्जी भी उसको बोलते हैं। तो उसमें जो एक प्रोफेसर थे, वो प्रोफेसर आंध के, वो बेसिकली वो ग्रीक प्रोफेसर है, ठीक है, लेकिन वो सेटल्ड हो गया वहाँ पे UK में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर। और उसमें उसका यूँ कह सकते हैं कि वो कैम्ब्रिज के अंदर रहते हुए, मतलब कि उस बंदे के काम के बगैर जो है वो एनर्जी अधूरी है। अच्छा, उस बंदे ने मुझे ठीक 1 हफ्ते बाद रिप्लाई किया। तो जब मेरी उनसे मीटिंग हुई, जब मैं कैम्ब्रिज गया, तो मैं उस लम्हे को आज भी फील करता हूँ, इंजॉय करता हूँ। तो वो मुझे सीधा, मतलब कि वो ले गया, जो बड़े बड़े इकानमिस्ट थे पुराने, उनको जी यहाँ पे जो रॉबर्ट स्मिथ थे वो यहाँ बैठते थे, यहाँ बैठ के कॉफ़ी पीते थे जी, फ़लाँ बंदा यहाँ बैठ के कॉफ़ी पीते थे। तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि माई होस्ट, क्योंकि वहाँ होस्ट कहते हैं, प्रोफेसर नहीं होस्ट कहते हैं उसको, कि जब आपने मतलब कि मेरे CV को देखा तो आपने क्या फ़ील किया। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा जुमला बोला मेरे बारे में कि मेरे दिल ने कहा कि इस बंदे को यहाँ पे होना चाहिए। तो आज माशाल्लाह जी मैं उनका सीनियर विजिटिंग रिसर्च फेलो हूँ। अच्छा, जो एनर्जी पे आपने रिसर्च की है, पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस को अगर हम सामने रखें तो आप क्या कहते हैं कि क्या वजूहात है बिलखुसूस पाकिस्तान की एनर्जी क्राइसिस की, और किस तरह से पाकिस्तान इनको काबू कर सकता है? हाँ जी, क्वेश्चन आपका बहुत रेलिवेंट है, लेकिन इसका जवाब बहुत बड़ा है। उसको मैं थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ, क्योंकि मैं पिछले दिनों, ये मुझे अच्छा वाला याद है, जून के दिनों में मुझे एक अदारे ने कॉल की थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा। तो वो बेसिकली उनके इनवाइट करने की वजह ये थी कि नस्ट में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी एनर्जी के ऊपर। मतलब उन्होंने बहुत अच्छा इवेंट जो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। उन्होंने कैम्ब्रिज से, ऑक्सफोर्ड से, हार्वर्ड से प्रोफेसर्स को बुलाया, उन्होंने व्यूज़ लिए। तो वहाँ एक DG साहब थे, GM साहब थे, जिन्होंने मतलब कि वो काम प्रेजेंट किया। तो वो जब एम्पिरिकल मॉडल को ऊपर आए तो मैंने कहा सर वो आपके मॉडल के अंदर ये फ़लाँ मिस्टेक्स हैं। तो उन्होंने कहा जी नहीं ऐसा नहीं, आप ऐसा करें कि आप हमें टाइम दें, आप हमें अपने क्वेश्चन रेज करें तो हम उनको डिफेंड करेंगे। मैं कहा जी बिल्कुल डिफेंड करना आपका हक बनता है, बीइंग अ पाकिस्तानी मेरा राइट बनता है कि आप मुझे सेटिस्फाई करें। चलें जी, उनके साथ मेरी मीटिंग तय हुई। मैं उनके पास जब गया, डॉक्टर साहब आप यकीन करेंगे वो जो प्रोजेक्शंस के लिए मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं वो मॉडल वाज डेवलप्ड इन 1997। अच्छा, इतना पुराना मॉडल था जो मौजूदा एनर्जी की डिमांड को फोरकास्ट करने के लिए, डिमांड और सप्लाई को वो यूज़ कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा जी आपने जो रिग्रेशन लेके चल रहे हैं चीज़ें, मतलब एम्पिरिकल चीज़ें जो थी, मतलब वो ज़ाहिर सी बात हमारे आम लोग जो इकोनोमेटिक्स का जो वाबस्ता है उनको उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इल्म होता है। तो मैंने कहा पहली बात तो ये कि आप जो मॉडल इस्तेमाल करें ये मॉडल ही आपका गलत है। एक चीज़, उसके अंदर आपने जो वेरिएबल्स लिए हैं वो आपने इररेलेवेंट वेरिएबल डाल दिए हैं और जो रेलेवेंट वेरिएबल वो आपने निकाल दिए हैं। तो मुझे तो एक ये समझ नहीं उनकी आई। उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प सा जवाब मुझे दिया ना, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि इस तरह की सेंसिटिव पोस्ट के ऊपर आप इस तरह का मुझे जवाब दे रहे हैं। कहते जी हमने ये मॉडल जो था ये कंसल्ट किया था, हमारे पास एक कनाडा से एक टीम थी, उनके साथ हमने कंसल्ट किया, हमारे पास एक जर्मन की टीम से उनसे हमने कंसल्ट किया, हमारे पास एक फ्रांस के प्रोफेसर थे उनसे हमने कंसल्ट किया, और उन्होंने कहा कि ये मॉडल बिल्कुल ठीक है। मैं कहा जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैंने आपसे कुछ इस तरह का नहीं कहा, और ये आपने उनसे कंसल्ट किया होगा 1997 के अंदर। अब दुनिया चेंज हो गई है, ठीक है जी। तो आप काइंडली ऐसा करें कि थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करें, ठीक है जी, ताकि जो क्योंकि मैं कि इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है, आपने इसकी सप्लाई और डिमांड की बात कर रहे हैं, आपने पॉपुलेशन का सेगमेंट ही इग्नोर कर दिया है।
पॉपुलेशन उसके अंदर उसमें पॉपुलेशन का सेगमेंट है ही नहीं कोई भी। तो मेरे कहा डिफरेंट तरीके होते हैं मॉडल को एस्टिमेट करने के, उसमें पॉपुलेशन का सेगमेंट भी आता है। और यही तो वजह है कि हमारे मतलब कि आपकी प्रोजेक्शन जो पुराने मॉडल के ऊपर बेस कर रही हैं, आपको वक्त के साथ साथ ये नहीं समझ आ रही कि जो डिमांड की डायनामिक्स क्या हैं और आपकी सप्लाई की डायनामिक्स क्या हैं, उस वजह से आपका जो तो हमारी आप ये कह रहे हैं कि हमारी फोरकास्टिंग ही, हमें यही नहीं पता चल रहा कि हमारे मुस्तकबिल में या अगले आने वाले महीनों या सालों में क्या कंजम्पशंस होंगी, क्या उसकी सप्लाई होगी। तो जब तक हमें ट्रूली ये नहीं पता कि हमारी डिमांड एंड सप्लाई क्या है, वो तो ज़ाहिर है कि उसकी प्लानिंग भी उस तरह से नहीं हो पाएगी। डेफिनेट सी बात है। तो अभी पीछे तो मैं चाइना में था, तो दोबारा फिर मुझे उन मोहतरम की कॉल आई, तो उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ अब ये है कि हमारी सप्लाई बढ़ गई है। बढ़ गई होगी सप्लाई उनकी, लेकिन दूसरी तरफ देखें ना कि मौसम भी आपका चेंज हो रहा है, सीजनल भी चेंज आते। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक तो ये गैप का सिलसिला हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके एनर्जी के हवाले से वो बड़े उनकी क्यूरोसिटी होगी कि आपसे कोई तजवीज़ लेना चाहें कि किस तरह से हमारे इदारे इसके अलावा क्या कर सकते हैं। एक तो डिमांड एंड सप्लाई की फोरकास्टिंग एक्यूरेट होनी चाहिए, इसके अलावा और क्या पॉलिसी मेजर्स हो सकते हैं जिसको अडॉप्ट करके पाकिस्तान एनर्जी की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को अडॉप्ट वो ले। हाँ जी, उसमें जी बड़ी बड़ी बेहतरीन एग्जांपल है, क्योंकि आप जिस रीजन में रह रहे हैं हमें कंपैरिजन में रीजन के साथ ही करना चाहिए कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो इंडिया है, को जब से वो आज़ाद हुआ है उसने तकरीबन उसके यहाँ छोटे बड़े 60,000 डैम जो है उन्होंने तामीर किए हैं। आप जब से 71 से 47 से जब आप आज़ाद हुए, आपने 6,000 डैम तामीर किए हैं। तो आप पहले तो ये जो मतलब इंडिया ने अब तक आप फरमा रहे हैं कि 60,000 छोटे बड़े डैम बना चुके हैं और पाकिस्तान अभी 6,000 डैम बनाए हैं। और इंडिया ने गालिबन आपने अपनी इनफॉर्मल गुफ्तगू में फरमाया कि कोई मेरे ख्याल में शायद 25-30 या इससे भी ज़्यादा डैम, बड़े डैम बनाए, और हमने सिर्फ 2 डैम जो है। हाँ जी, बल्कि मेरा अभी एक आर्टिकल आ रहा है एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर, उसमें बल्कि बाकायदा मैंने ये चीज़ साबित की है कि 71 में, क्योंकि हम 2 दफ़ा पैदा हुए ना, तो 71 में हम एनर्जी एफिशिएंट थे। हमने इतना अच्छा काम किया है कि 2018 में हम इंडिया से 5.15% एनर्जी इनएफिशिएंट हो गए हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि 71 में पाकिस्तान की एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा बेहतर थी, ज़्यादा एफिशिएंट थी एज़ कम्पेयर टू नाउ। तो ये रिवर्स गियर क्या, क्यों, वजह क्या, क्यों रिवर्स गियर? देखें जी, यहाँ जो बीइंग रिसर्चर, मैं कहता हूँ कि रिसर्च का जो है वो रोल शुरू होता है। कब रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो हर अदारे में आपको बढ़ानी चाहिए। ठीक है, वापडा का दायरा है, हो सकता है उनके यहाँ कोई चीफ इकोनॉमिस्ट भी हों, लेकिन जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो उनका जो सेगमेंट है बिल्कुल वो इग्नोर है। तो ये चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। फिर दूसरी बात ये है कि चीफ इकोनॉमिस्ट आपका कोई भी हो, वक्त के साथ साथ हर बंदे को अपने आप को अपडेट करना चाहिए। बीइंग अ प्रोफेसर मैं भी अपने आप को डेली अपडेट करता हूँ, क्योंकि डेली जो है लोग काम करें, इतना सारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो गूगल के ऊपर जो आखिरी सवाल, क्योंकि ये रह जाएगा, टर्किश गवर्नमेंट ने, या जैसे जो दूसरी बहुत सारी कंट्रीज़ ने आपको कंसल्ट किया, टर्किश गवर्नमेंट ने आपको बुलाया, उसकी कोई मखसूस वजह हमें पास बस 30 सेकंड में ज़रा जवाब दीजिएगा, क्योंकि मुझे बड़ा इंटरेस्ट है, मेरे ख्याल नाज़रीन को भी होगा कि एक शख्स जिसको बाहर के लोग बुला रहे हैं, हम क्यों नहीं बुला रहे, तो क्यों बुलाया टर्किश गवर्नमेंट? हाँ जी, टर्किश गवर्नमेंट ने ना सिर्फ मुझे बुलाया है, उनका जो बिग सिविलियन अवार्ड है उन्होंने मुझे अवार्ड भी दिया है, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर। उसकी वजह ये है कि उनकी एक बुरसा सिटी के अंदर उनकी एक म्यूनसिपैलिटी है जो सिर्फ इन्वायरमेंट के ऊपर काम कर रही है। तो उस मतलब सोसाइटी ने जब सर्च किया कि इन्वायरमेंट के ऊपर, एनर्जी के ऊपर काम मेरा ज़्यादा है, और बड़ी मज़े की बात ये कि उनका पहला अवार्ड है कि जो किसी पहले पाकिस्तान ने टर्किश गवर्नमेंट से वसूल किया है। तो उनकी जो बेसिक रीज़न थी मुझे बुलाने की वो यही थी कि आप आएँ। फिर मैंने विज़िट किया, उनके जो एनर्जी मिक्स की जो बातें थी वो मैंने सारा उनको डॉक्यूमेंट सारे पढ़े, तो उसमें उनको मैंने एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दिया। बुरसा में जाए तो वहाँ आपको हाट हमाम बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो वो कहते हैं कि हम क्या चाह रहे हैं कि हम को एनर्जी प्रोडक्शन में इजाफा करना चाह रहे हैं। तो बड़ा दिलचस्प उनको मैंने जवाब दिया कि आपके यहाँ जो एनर्जी का मतलब कि एक बेहतरीन सोर्स है जो नेचुरल है, मतलब कि, तो उसको तो आप सिर्फ नहाने में ज़ाया कर रहे हैं। ठीक है जी, आप उससे इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं प्रोड्यूस करते? फिर आप अगर बुरसा की पट्टी से आप अनकरा तक का सफ़र तय करें तो आपको बहुत सारा इलाका मिलेगा टर्की का कि जहाँ जो सनलाइट है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब कि वो आप जून जुलाई में अगर सफ़र करें तो आपको 16 घंटे जो है वो सनलाइट जो है उस पट्टी पे मिलती है। तो उनसे मैं कहता कि जब दुनिया पूरी जब सोलर को मतलब कि जा रही है, जैसे इंडिया में बताया जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो उन्होंने वो सोलर पार्क जो उन्होंने बनाया है, तो आप भी इस तरह जो चीज़ें लेके जा, बल्कि आप अपने हैदराबाद से ये यहाँ से वो आप चले जाएं हैदराबाद से आगे की पट्टी, आप देखें आपकी विंड एनर्जी का विंड टनल बिल्कुल, हाँ, वो आपके हो सकते हैं, पर आपके पास सनलाइट है वो हो सकती है। और उसमें भी जो बड़ी मज़ेदार बात है कि ये जब हमारी थर्मे से कोला दरियाफ्त हुआ था उसके बारे में प्रोजेक्शन ये की गई थी कि अगर उस कोले से हम बिजली पैदा करते हैं तो तकरीबन 200 से 300 साल जो है हमें एनर्जी डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं है, हम
प्रोड्यूस भी करेंगे और हम एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है जी। अब मसला ये है कि अब आपको पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की जो इफेक्टिविटी है उसके ऊपर आपको मुकम्मल जो अमल दरामद करना पड़ेगा। उसके बगैर तो अब तो बल्कि मैं यहाँ तक कहता हूँ कि एक वक्त था, अब अगर हम 1996 में चले जाएँ तो उस वक्त ये फाइनेंस का बहुत बड़ा इशू जो था वो रेज़ हुआ था। जी फाइनेंस इज़ अ ब्लड ऑफ इकानमी, टुडे आई क्लेम एनर्जी इज़ ब्लड ऑफ इकानमी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। बहुत मुख्तसर वक्त था, बातें तो बहुत अभी रहती थी, बहुत सारे सवाल मेरे पास पड़े थे, बल्कि मैंने अपने जो मेन सवाल थे शायद मैं उनकी तरफ गया ही नहीं, लेकिन वक्त हमारे पास कम है। बहरहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।